जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Myself Waqar Mehri. Today I am here to discuss the second semester, that is modern physics. Modern physics को आज हम डिस्कस करेंगे. That is very important. इसको हम डिस्कस इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम अपने जो कोर्स कॉन्टेंट्स में दिए हुए हैं थर्मल रेडिएशंस, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इनको डिस्कस करेंगे. ओके, तो हमारा जो आज सब्जेक्ट में मॉडर्न फिजिक्स है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडर्न फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इसका इंट्रोडक्शन मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा सिंपल वर्डिंग में कि दुनिया में आजकल का जो दौर है, मतलब फिजिक्स की जो वर्ल्ड है, फिजिक्स वर्ल्ड है, जो हमारे पास आज की दुनिया में जितनी भी तरक्की हो रही है वो मॉडर्न फिजिक्स की वजह से है. यानी जदीद तरक्की जितनी भी ले रहे हैं आप किसी की भी ले लें, आप हेलीकॉप्टर्स की ले लें, आप स्पेस की ले लें, टाइम की ले लें, स्पेस टाइम की ले लें, मोबाइल्स की ले लें, टेक्नोलॉजी की ले लें, यानी किसी भी आप किसी भी उसमें देखें कि हमारे पास आजकल जितनी भी तरक्की हुई है वो सब की सब तरक्की किस वजह से हुई है? सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स की वजह से. तो हम देखते हैं कि मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली है क्या चीज़. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच गिव्स एडवांस डिस्क्रिप्शन of different phenomena which classical physics don't have. Actually हमारे पास फिजिक्स जो है वो हमें दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड की गई फिजिक्स को. एक हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स. अब जो क्लासिकल फिजिक्स है वो एटॉमिक लेवल पर डिस्कस नहीं करती किसी भी चीज़ को, यानी कि एक्सप्लेनेशन नहीं देती इसकी बला हमें बिलफर्ज एटम को, अगर आपने एटम है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फिर उसके अगर हमें डीपली डिस्कस करना है तो हमें किस में देखना पड़ेगा? मॉडर्न फिजिक्स को. अगर हमें थ्योरेटिकली देखना है मींस टू से दैट, अच्छा मैं आपको सिंपल वर्डिंग में एक और बात बताता हूँ कि ये जो हमारे पास होगा क्लासिकल फिजिक्स, ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करती है, बट जो मॉडर्न फिजिक्स है हमारे पास ये माइक्रो करती है, MA माइक्रो वाला और MIC माइक्रो वाला. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे हमारे पास ये क्लासिकल फिजिक्स है, ये 19th सेंचुरी तक जितनी भी थी दैट वाज अ क्लासिकल फिजिक्स, और उसने डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया था. बहुत से फेनोमेना ऐसे थे जिनको उसने डिस्कस नहीं किया था, जिसमें हमारे पास वैसे तो बहुत सारे हैं. पहला हमारे पास है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, इनवेरियंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, एमिशन ऑफ शॉर्ट स्पेक्ट्रल लाइंस, ये हमारे कोर्स में भी इंक्लूड है ये टॉपिक्स. तो डिफरेंट बहुत से हमारे पास फेनोमेना था जिसका आंसर जो है क्लासिकल फिजिक्स ने नहीं दिया था. बट 20th सेंचुरी का जो स्टार्ट था, 20th सेंचुरी जो स्टार्ट हुई थी, उसमें डिफरेंट तरह के आंसर्स किसने डिस्क्राइब किए थे? मॉडर्न फिजिक्स ने. ये जो हमारे पास डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर किसने दिए? मॉडर्न फिजिक्स ने दिए. तो डेफिनेशन भी हमारे पास ये बताती है कि एडवांस डिस्क्रिप्शन, यानी ऐसी डिस्क्रिप्शन जो एटॉमिक लेवल पर हो, यानी कि इंतहाई डीपली. अब अगर मैं इंतहाई डीपली को मैं अगर मजीद सिंपल वर्डिंग में बयान करूं तो मेरे पास जो एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉनो, न्यूट्रॉनो, एंटी न्यूट्रॉनो, मीजॉन्स, बाइमीजॉन्स, बोसॉन्स, ये सारे पार्टिकल्स हैं जो एटम में पाए जाते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्लासिकल फिजिक्स ने नहीं दी थी बल्कि किसने दी थी? मॉडर्न फिजिक्स ने दी थी. तो ये जो था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है. जब हम फर्दर आगे जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इसको मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी अपना इंट्रोडक्शन भी अपना एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और हमारा टॉपिक जो है हमें एक्सप्लेन करते जाएंगे. ओके, तो अब लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज थर्मल रेडिएशन. तो थर्मल रेडिएशन एक्चुअली होती क्या चीज़ है? थर्मल रेडिएशंस को बिफोर दैट to describe the thermal radiation, let us consider the transformation of heat. Transformation of heat actually होती क्या है? ये thermal radiation actually transformation of heat है, यानी heat transformation, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में heat transfer कैसे होती है? एक्चुअली ये thermal radiation है वही. बट हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं. वैसे 9th-10th की फिजिक्स में है, 9th-10th की केमिस्ट्री में भी है, बट मैं आपको बेसिक इसकी बातें बता दूं ताकि आपको टॉपिक समझने में आसानी हो जाए. तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट में हमारे पास जो पहला प्रोसेस होता है दैट इज कंडक्शन, फिर दूसरा क्या है? कन्वेक्शन, और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रेडिएशंस, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, हमारे कोर्स में इंक्लूड है. बट मैं आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन के बारे में भी इंट्रो दे दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए. यानी हीट ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ड्यू टू एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स.
एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स में हीट ट्रांसफर हुई है, की वजह से हीट ट्रांसफर हुई है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। यानी जिसमें हमारे पास एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स हीट ट्रांसफर करें और खुद मूव नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास, चले मैं आपको इसके डायग्राम को जैसे समझा रहा हूँ कि ये हमारे पास अगर इसके डायग्राम है तो ये हमारे पास कोई भी मटेरियल है, इसमें एटम्स हैं और ये एटम्स क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे, खुद मूव नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, दे डोंट मूव। इसके लिए पार्टिकल्स रिक्वायर होते हैं, ये पार्टिकल्स रिक्वायर फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए पार्टिकल रिक्वायर होते हैं। अच्छा, अगर हम कंडक्शन को देखें तो उसमें मॉलिक्यूल्स, ये भी तो पार्टिकल्स हैं, तो कंडक्शन के लिए भी होते हैं और साथ में किसके लिए होते हैं, कन्वेक्शंस के लिए भी पार्टिकल्स रिक्वायर होते हैं। तो याद रखिएगा इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, इसमें वो क्या करेंगे, पार्टिकल्स एनर्जी भी कैरी करेंगे और साथ में मोशन भी करेंगे, तो दैट इज नाउन एज द कन्वेक्शन। और मजीद फर्दर आपने इसको अगर देखना है तो आप 9th 10th की और 8th क्लास के में छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, इसे आप देख सकते हैं, वरना आप उससे पूछ भी सकते हैं। ओके, तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द रेडिएशंस। अब रेडिएशंस एक्चुअली है क्या, ड्यू टू द रेज और वेव्स, यानी कि वेव्स या रेज की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है दैट इज नाउन एज द रेडिएशंस, थर्मल रेडिएशन। तो एक्चुअली थर्मल रेडिएशन वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थर्मल रेडिएशन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, दैट इज द थर्म मींस टू से दैट हीट और रेडिएशन मींस टू से दैट रेज, या आप वेव्स भी कह सकते हैं। तो मैं इसकी डायग्राम समझाता हूं, तो डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट एमिट्स रेडिएशन ड्यू टू हायर टेंपरेचर इज नाउन एज थर्मल रेडिएशन, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेंपरेचर हाई हो जाए और वो रेज को एमिट करना शुरू कर दे, दिस प्रोसेस इज नाउन एज थर्मल रेडिएशन। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मटेरियल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कोई मिसाल के तौर पे, दैट इज आवर मटेरियल, इस मटेरियल को हमने क्या किया है, हीट अप किया है। इसको हीट अप करने का मतलब ये है एनर्जी प्रोवाइड की है, और उस एनर्जी को मैं क्यों कहता हूं। अब जैसे मैंने एनर्जी प्रोवाइड की है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है, दैट इज वेरी हॉट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज वेरी कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो ये हॉट ऑब्जेक्ट से कूल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जो रेज ट्रांसफर होंगी वो किसके जरिए होंगी, वेव्स के जरिए होंगी। वो किसके जरिए होंगी, वेव्स के जरिए। तो ये जो वेव्स हैं इस हॉट बॉडी का कर देगा कोल्ड कर देगा, सॉरी ये जो हॉट बॉडी है इस कोल्ड बॉडी को क्या कर देगा, हॉट कर देगा। अब जरा गौर कर देखें कि ये बॉडी हमारे पास क्या कर रहा है, रेज को एमिट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एक ऐसे पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर दोनों का टेंपरेचर, दोनों की एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो उस तरह उस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डेफिनेशन भी राइट कर देता हूं, थर्मल इक्विलिब्रियम की, थर्मल इक्विलिब्रियम वो है हमारे पास है क्या कि when temperature of two different bodies become same, ये दोनों का दो डिफरेंट बॉडीज थी, एक ये और ये, दोनों का टेम्परेचर क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। आफ्टर सम टाइम, ऐसी बात है कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, आफ्टर सम टाइम। इसको मैं अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स में जो थर्मल रेडिएशंस का टॉपिक है इसको मैं अगर क्लासिकल समझाऊं तो कुछ इस तरह से एग्जांपल होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाटर का एक टैंक है, ठीक है, उसके बाद ये भी एक टैंक है बट ये एम्प्टी है, ये सारा किससे फिल हुआ पड़ा है, वाटर से फिल है ये, और ये भी एम्प्टी है, और यहाँ पर ये एक वॉल लगाया हुआ है कि अभी ये फिलहाल क्लोज है, ये वॉल फिलहाल क्लोज है। तो जरा देखें कि ये हायर लेवल पर है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास हायर लेवल पे है और ये किस पर है, लोअर लेवल पे है। तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। सिमिलरली ये हॉट है और ये कूल्ड है, इसका टेंपरेचर विल फॉर सपोज दैट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सिमिलरली ये फुल है और ये क्या है एम्प्टी है। जैसे ही मैं वॉल को ओपन करता हूं तो इसमें
वाटर फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो वाटर फ्लो होते 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 यहाँ से कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि दोनों का लेवल, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब ये किस कौन सी स्टेट में आ गया, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया। तो सिमिलरली कि जब इसका टेम्परेचर दोनों का सेम हो जाएगा तो दैट बिकम अ थर्मल इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम बन जाएगी हमारे पास। ओके, तो अब हम इसको फर्दर डिस्कस करने जाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि हमारे पास ये किस तरह से इसकी मजीद प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जी हम थर्मल रेडिएशंस की। तो थर्मल रेडिएशंस की मजीद प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए जरा देख लेते हैं हम। जी, तो थर्मल रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को फर्दर डिस्कस करते हैं हम लोग कि हमारे पास कोई बॉडी है, ये जो बॉडी है हमारे पास, सपोज दैट इज द बॉडी ए, ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा। अगर ये सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शंस करता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शंस करता है, एब्जॉर्प्शंस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है एमिशन से, ठीक है। और एक और इसमें है पॉइंट, याद रखेंगे एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कि एब्जॉर्प्शंस ग्रेटर है किससे, बोला एमिशन से। और दूसरा अगर हो कि एमिशन इज ग्रेटर देन एब्जॉर्प्शंस, तो फिर क्या होगा, दो कैटेगरी होती है देखना बेटा। एब्जॉर्प्शंस मतलब कि ये हीट को एब्जॉर्ब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब क्या करता है, ज्यादा करता है। और एमिट क्या करता है, कम करता है। तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर क्या होगा, वेरी हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर क्या होगा, वेरी हाई होगा। और अगर इस तरह से हो कि एमिशन ज्यादा करे और सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शंस कम करे, फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये एमिशन करता है ज्यादा, ठीक है, एमिशन करता है ज्यादा और एब्जॉर्प्शन क्या करता है, कम, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, लो टेम्परेचर। ये आपने बात याद रखनी है, ये हमसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकती है। एक्चुअली हमारे पास जो है थर्मल रेडिएशन, देखें एक ऐसा बॉडी भी है, हम ऐसा बॉडी भी जो है लेबोरेटरी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं जिसकी जो थर्मल रेडिएशंस है वो हमारे पास होती है 100%। थर्मल रेडिएशन 100% का मतलब ये है कि वो जिसमें आइडियल थर्मल रेडिएटर, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है आइडियल थर्मल रेडिएटर, देखिए नाम से जाया है, आइडियल थर्मल रेडिएटर, जिसमें एब्जॉर्प्शंस इज इक्वल टू एमिशन, जिसमें एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या हो, एमिशन हो, यानी कि वो 100% हो। आइडियल कहते किसे हैं, आइडियल कहते किसे हैं, जो 100% हो। मतलब कहने का ये है कि वो ऑब्जेक्ट जितनी रेज एमिट करेगा उतनी ही क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और इस तरह का ऑब्जेक्ट हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, दैट इज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। अब ये ब्लैक बॉडी हम लेबोरेटरी में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद जो रेडिएशंस होती हैं उसको देखेंगे कि हमारे पास ब्लैक बॉडी वेव, जो ब्लैक बॉडी होती है बेटा, उससे जो हमारे पास रेज निकल रही होती हैं वो एक तो होती है शॉर्टर वेवलेंथ की, और उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। यानी कि ब्लैक बॉडी हमारे पास क्या होता है, एक ऐसा बॉडी होता है, बॉडी विच है, या यूं कर लेते हैं, विच एमिट हायर वैल्यू ऑफ रेडिएशन
ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ रेडिएशंस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या करेगा, एमिट करेगा किसकी बोला, हायर वैल्यू ऑफ रेडिएशंस, यानी रेडिएशंस निकलेंगी वेव्स के फॉर्म में, या यूं भी कह सकते हैं कि ये एमिट भी करता है और क्या करता है, एब्सॉर्ब भी करता है, एब्सॉर्ब भी कर सकता है और एमिट भी कर सकता है। लेकिन जब टेम्परेचर क्या होगा इसका, जब इसका टेम्परेचर यहां पर होगा इंक्रीज, जब क्या करेंगे इसे हम डिक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो इसने एब्सॉर्ब किया वो क्या करेगा, एमिट करता है, जो एब्सॉर्ब किया क्या करता है, एमिट कर देगा। या इसके अलावा जब हम इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे एमिट करेगा, या यूं भी कह सकते हैं कि अगर ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, कि जिसमें हमने एक कैविटी की कर दी है, इसमें कैविटी जनरेट की, कैविटी कहते हैं किसी भी होल को सुराख, तो वहां से रेडिएशंस हमने क्या की है, इंटर की है। जैसे रेडिएशंस इंटर होंगी, ओके, बल्कि इससे पहले मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, इजी हो जाएगा आपके लिए, कि ये जो मेरे पास ब्लॉक था इसमें कैविटी क्रिएट कर दी और मैंने इसको क्या कर दिया, सारा ब्लैकेट कर दिया। ब्लैकेट मींस टू से दैट कि मैंने इसको सारा ब्लैक कलर कर दिया। और ब्लैक कलर क्यों किया, क्योंकि ब्लैक कलर में बेटा ये एबिलिटी होती है कि वो उसमें हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर कलर। यूं समझ कि ब्लैक कलर ये पहले से ही हमारे पास बॉडी सारा ब्लैक था, इसके अंदर हमने कैविटी क्रिएट कर दी, कैविटी क्रिएट करने के बाद इसमें क्या होगी, रेज छोड़ी होती है, ये रेज कोई भी सोर्स था उससे रेज आई और वो रेज क्या होगी, जाके से टकरा गई कुलियन की, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर इस तरह मतलब कि रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगी और वो सारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो मैंने क्या कहा था कि ये सारे क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब भी कर सकता है और क्या कर सकता है, एमिट भी कर सकता है। जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी वो क्या होना शुरू हो जाएगी, एमिट होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास ब्लैक बॉडी था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हमने देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में दो पॉइंट इसमें और हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो पॉइंट्स को आपने जरा गौर से देखना है कि वो दो पॉइंट्स कौन से हैं हमारे पास, कि जो ब्लैक बॉडी से बेटा रेडिएशंस निकल रही होती हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब क्या है, यानी कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो हमारे पास जो रेडिएशंस हैं वो बहुत ज्यादा होंगी। जिसे आप मैथमेटिकली यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के नंबर ऑफ वेव्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी अगर आपने इसका टेम्परेचर ज्यादा किया तो ये वेव्स ज्यादा रेडिएट करेगा। ओके, दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो हमारे पास क्या है कि इससे जो वेव्स निकलेंगी ना हमारे पास वेव्स निकलेंगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी हमारे पास T के। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि इससे जो रेज निकल रही हैं उनकी वेवलेंथ क्या है, स्मॉल होगी, स्मॉल वेवलेंथ में निकलेंगी, ये बात याद रखिएगा। और स्मॉल वेवलेंथ का मतलब क्या है, सपोज दैट कि ये हमारे पास रेज निकलती है इस तरह की, ये स्मॉल वेवलेंथ वाली है और ये क्या है, हायर वेवलेंथ वाली है हमारे पास। तो जो हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है ये कि जब भी ब्लैक बॉडी से रेज हमारे पास एमिट होंगी या एब्जॉर्ब होगी, एमिट होंगी तो क्या होगी, समांतर वेवलेंथ वाली। एब्जॉर्ब तो ये कर लेगा हमारे पास, लेकिन एमिशन क्या होगी हमारे पास, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेज एमिट होंगी और वो कौन सी होंगी, स्मॉल वेवलेंथ वाली, और उनकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। अच्छा जी, तो अब हम इसी को डिस्कस करेंगे ग्राफ के जरिए, यानी हमारे पास जो ब्लैक बॉडी था उसको हम डिस्कस किसके जरिए करेंगे, ग्राफ के जरिए करेंगे। तो ग्राफिकली एक्सप्रेशन देख लेते हैं। आपको ये जो मैंने बातें बताई हैं ये मजीद क्लियर हो जाएगी, इन्हीं को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ग्राफ के जरिए। तो अब ग्राफिकली मेथड देख लें, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो जाएगा।
ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। जी, अब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद फिर हमने इसको डिस्कस करना है। इसको बोला थर्मल रेडिएशन। जी, तो हम कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं अपनी मर्जी से, रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, फिक्स वैल्यूज नहीं लेते हम लोग। दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। तो अब एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया बेटा, ये हमें दे दी है वेवलेंथ, और वाई एक्सिस में जो ली है बेटा हमने दैट इज द ओरिजिन, वाई एक्सिस में हमने दे दी है जी इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी क्या चीज होती है इसको जरा और समझिएगा। इंटेंसिटी मींस टू से दैट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी आई। मैं फिर बता दूं कि चले मैं डेफिनेशन यहां पर राइट कर देता हूं आपको। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड इज नाउन एज इंटेंसिटी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद हमारे पास वेवलेंथ के बारे में आपको बताइए, दैट इज द लैम्डा। ये लैम्डा होता है हमारे पास। अब जरा देखें, सपोज दैट कि मैंने टेम्परेचर पहले प्रोवाइड किया है, सपोज दैट टेम्परेचर जो प्रोवाइड किया वो मैंने प्रोवाइड किया जी T1 टेम्परेचर लेते हैं। ये हमारे पास T1 टेम्परेचर। अब T1 टेम्परेचर में देखें तो हमें जो वेव्स मिल रही हैं, सपोज दैट इस पॉइंट पे देखें, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे देखें, और उसके बाद इस पॉइंट पे देखें। यहाँ पर जो बेटा हमें वेव मिली है ये हमारे पास इंटेंसिटी है इसकी। इसी तरह अगर आप इसको देखें, पहली वेव ये कौन सी हो जाएगी बेटा, दूसरी वेव, और ये कौन सी हो जाएगी हमारे पास, तीसरी वेव। तो जरा गौर करके देखें बेटा, हमारे पास टेम्परेचर डिफर्स, मैं कहता हूं मैंने 2000 केल्विन प्रोवाइड किया बॉडी। अब उसमें जो टेम्परेचर हमारे पास जो वेवलेंथ मिली है, ये हमारे पास जो वेवलेंथ बेटा, इसका नेम रख लें λ1, इसका नेम λ2, इसका नेम रख लें λ3। वैसे हमारे पास जो है इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद नंबर ऑफ वेव्स निकलती हैं। वो जो नंबर ऑफ वेव्स निकलेगी दैट इज नाउन एज द स्पेक्ट्रम ऑफ थर्मल रेडिएशन। ये जो ग्राफिकल एक्सप्रेशन है इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, स्पेक्ट्रल ऑफ थर्मल रेडिएशन। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल ऑफ थर्मल रेडिएशंस ऑफ अ ब्लैक बॉडी, या कोई भी बॉडी कह दे, सिंपल कह दे, तो आपने यही ग्राफ ड्रा करना है। इसका मतलब ये है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूं। सपोज दैट मैंने 200 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, जिसमें हमारे पास जो है पहली वेवलेंथ इस तरह की मिली, दूसरी इस तरह की मिली, और तीसरी इस तरह की मिली। ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। अगर आप पॉइंट ए पर देखें तो वेवलेंथ हमारे पास स्मॉल है, बी पे देखें तो वेवलेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, सी पे देखें तो वो हमारे पास क्या हो गई है कि और ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये जो पॉइंट हमारे पास सी है दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट। ये हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा, अगर अब मैं फिर टेम्परेचर बढ़ाता हूं 2000 से भी फर्स्ट में कर देता हूं 4000, तो अब मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा 4000। तो जरा गौर करके देखें तो ये हमारे पास क्या हो गया है, 4000 केल्विन में टेम्परेचर प्रोवाइड किया है, दैट इज द T2 टेम्परेचर। लेकिन अगर आप यहां बल्कि एक मिनट इसको यूं कर लें जी, अब जरा गौर करके देखें क्या कहा था मैंने, दूसरा पॉइंट। ये तो पता है नंबर ऑफ वेव्स बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, वेव्स बढ़ जाएंगी क्योंकि ग्राफ बढ़ा हुआ है ना। इसका ग्राफ क्या बना था, छोटा बना, इसका ग्राफ क्या बना, बड़ा बना है। तो नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। नंबर 2 पे कि टेम्परेचर की वैल्यू और वेवलेंथ ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ मतलब स्मॉल वैल्यूज वाली वेवलेंथ हमें मिलेगी। तो अगर हम गौर करके देखें कि ये हमारे पास जो है इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट पे देखें जरा गौर करके,
इस पॉइंट को गौर करके देखो, तो ये सी वाला पॉइंट और ये सी प्राइम लेके चले। अब जरा गौर करके देखें कि ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू थी इसकी भला वेव की, ओके, ये वेव की हाईएस्ट वैल्यू थी हमारे पास, मतलब कि यहाँ पर ज्यादा वेव्स निकली थी, इस पॉइंट पर ज्यादा वेव्स निकली थी। जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 4000 कर दिया, अब जो मेरे पास पीक पॉइंट निकला है वो क्या निकला है, ये निकला है। तो जरा देखें इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो चुकी है, हाईएस्ट। लेकिन ये जो पॉइंट है ये वाला, ये पॉइंट, इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट वेव नहीं आ रही हमारे पास, वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट नहीं आई। जरा फिर मैं इस पॉइंट को फिर अगेन रिपीट करने जा रहा हूं कि पॉइंट सी पर देखें, ये था जब 2000 टेम्परेचर था, 2000 टेम्परेचर पर हमें जो वेव मिली वो कितनी मिली, जिसकी वेवलेंथ क्या थी, यहां से लेकर यहां तक, ओके, इस तरह मैं लैम्डा 1 कहता हूं या d1। लेकिन जैसे ही मैंने 4000 टेम्परेचर बढ़ाया इसका, तो अब वेवलेंथ क्या हो गई है, डिक्रीज नहीं होगी, लैम्डा 2 दैट इज t2। इनका रिलेशन देखो, इनका रिलेशन देखो, पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पर नंबर ऑफ वेव्स, मतलब कि बहुत ज्यादा वेव्स निकलती हैं, टेम्परेचर बढ़ाया वेव ज्यादा निकली। ये जो पीक पॉइंट है ये बताता है कि टेम्परेचर बढ़ाया इंटेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। लेकिन एक बात को याद रखनी आपने कि ये जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन बताता है कि आपने टेम्परेचर 2000 किया था तो वेवलेंथ ओरिजिन से यहां तक की थी इतनी बड़ी, ठीक है। अच्छा, अगर आप T2 4000 करेंगे तो वो यहां से यहां तक मिलेगी, वो क्या होगी, लैम्डा 2। इसमें एक पॉइंट जो था वो ये समझने वाला था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब मैं इसको मजीद डिस्कस करते हैं, इसको हम फर्दर लेके चलते हैं। यहां पर मैं लगा देता हूं लैम्डा मैक्सिमम। इस लैम्डा मैक्सिमम का मिसकंसेप्शन है, अक्सर ये मिसकंसेप्शन होता है, तो इसको मैं देखता हूं, बताता हूं कि मिसकंसेप्शन क्या चीज है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये लैम्डा जो मैक्सिमम है ना, इस लैम्डा मैक्सिमम का मतलब ये ना समझिएगा कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ज्यादा वेवलेंथ, बहुत ज्यादा एनर्जी वाली वेव्स मिली है, यानी यूं समझ लें कि उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। जैसे ये पॉइंट है, सी पॉइंट, कि इसे हम कहेंगे लैम्डा 2 मैक्सिमम, मतलब इस पॉइंट पर आकर हमें बहुत ज्यादा एनर्जी वाली क्या मिली है, वेव्स मिली है। जैसे ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट सी के ऊपर T1 के लिए लैम्डा मैक्सिमम ये पॉइंट होगा, T2 के लिए ये पॉइंट होगा लैम्डा मैक्सिमम का। ये बात आपने याद रखनी है, ये मिसकंसेप्शन है, इसको आप लोगों ने लाजमी क्लियर करना है। ओके, उसके बाद फिर हम अपना हाफ हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो अब हम चलते हैं, ये था थर्मल रेडिएशंस के बारे में। तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सारा इसी ग्राफ के जरिए ही डिस्कस किया जाएगा। एक्चुअली जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आया किस तरह से। ये स्टेफन लॉ भी है, हमारे पास वैसे 3 लॉ हैं, बट हमने यहाँ पर 2 डिस्कस करने हैं। तो हम पहले देख लेते हैं कि ये जो रेडिएशंस थी, थर्मल रेडिएशंस ब्लैक बॉडी वाली, उसको देख लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं एक्चुअली। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैविटी रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैविटी रेडिएशन। जी बेटा, कैविटी रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैविटी रेडिएशन। कैविटी रेडिएशन किसे कहते हैं? रेडिएशंस emitted from the black body cavity। इसकी डेफिनेशन में कैविटी रेडिएशन में राइट कर देता हूं, रेडिएशन from cavity of a black body। मैंने आपको अभी बात की से अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि दैट इज द कैविटी, ठीक है। यहाँ से जो हमारे पास रेडिएशंस निकलेंगी, उन रेडिएशंस को क्या कहेंगे हम लोग, कैविटी रेडिएशन। अब उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है।
उनकी प्रॉपर्टीज के लिए बेटा हमारे पास जो थे ना थ्री जो है देयर आर थ्री वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैविटी रेडिएशंस। जी तो क्या है, थ्री वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज दैट आर, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होगा जी, उसके बाद हमारे पास है फिर होगा स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ। और जो हमारे पास ये दो हमारे कोर्स में शामिल हैं, लेकिन जो थर्ड है हमारे पास वो है स्पेक्ट्रल रेडियंसी। वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। स्पेक्ट्रल रेडियंसी ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, हमने आज इन दोनों को इंशाल्लाह कंप्लीट करना है। ओके, तो पहला हमारे पास है कि वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होती क्या चीज है, इसकी मैंने स्टेटमेंट राइट करेंगे। जी तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जी बेटा इसको हमने डिस्कस करना है, याद रखिएगा। एक होती है डेफिनेशन और एक होती है स्टेटमेंट। जो लॉ होता है उसकी स्टेटमेंट होती है, और जो हमारे पास कोई भी डिवाइस हो उसकी डेफिनेशन होती है। आप लोगों ने बातें याद रखनी, डिवाइस डेफिनेशन, जो लॉ है उसकी स्टेटमेंट होती है। तो अब इसकी हम स्टेटमेंट को बेटा डिस्कस करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या बताती है। ये जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ था ये किस चीज को डिस्कस करता है, ये एक्चुअली हमारे पास ये डिस्कस करता है, this law states that the wavelength of a maximum intensity is inversely proportional to the absolute temperature। जी तो क्या बात बताई हमने कि जो wavelength of the maximum intensity है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, the wavelength of the maximum wavelength of the wavelength of maximum